Namaskar. Lecture number 13. Today I'll be talking about product life cycle, right? What life cycle a product lives and how is marketer uh, concerned with the product life cycle. लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है और आज हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि मार्केटर को इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और ये उसको कैसे मदद करता है। देखिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ जस्ट लाइक अ लाइफ साइकिल अ पर्सन लिव्स। जैसे एक इंसान एक लाइफ साइकिल जीता है, उसी तरह प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल आइडेंटिफाई किया गया है थियरिस्ट और ऑथर्स के द्वारा। सो उनका ये मानना है कि हर प्रोडक्ट जो जन्म लेता है या जो मार्केट के अंदर आता है, उसका कहीं न कहीं फिर अंत होता है। अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ग्रोसरी आइटम्स हैं या रूटीन गुड्स हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या तो आपको दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा भी तो बहुत बहुत लंबे पीरियड के बाद कोई चेंज आएगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है, वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण बहुत जल्दी चेंज होता है, और उसमें ऐसा भी होता है कि कई बार बहुत ही 2-3 इयर्स के अंदर ही प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं या एक प्रोडक्ट दूसरे को रिप्लेस कर देता है। So it also depends on the nature of the product, but a marketer needs to understand that there is a life of a product, and accordingly, at every stage of the life cycle of a product, the marketer needs to understand what strategies he has to prepare so that he can handle that stage of life cycle of a product very efficiently and effectively. एक प्रोडक्ट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल जब जी रहा होता है, तो मार्केटर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट किस स्टेज पे है और उस स्टेज पे उसको किस तरह से उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप की जाएंगी, ताकि उन स्ट्रैटेजीज के ज़रिए वो उसकी लाइफस्टाइल स्टेज को अंडरस्टैंड कर पाए, उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 5 स्टेजेस मानी गई हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। एक प्रोडक्ट जब जन्म लेता है तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है, फिर धीरे-धीरे वो ग्रो करता है, फिर जब मार्केट थोड़ी सैचुरेट होनी शुरू हो जाती है तो उसकी मैच्योरिटी स्टेज या सैचुरेशन स्टेज आ जाती है, और उसके बाद ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट सैचुरेट कर चुका है तो द प्रोडक्ट सेल्स विल डिक्लाइन, और एक वो डिक्लाइन के तरफ चल पड़ेगा, और लास्ट में जब उसकी डिक्लाइन भी हैंडल नहीं हो पाती तो उस प्रोडक्ट को छोड़ने में या उसको मार्केट से हटाने में ही कंपनी का या मार्केटर को सही लगता है। सो टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन स्टेज फर्स्ट, see, this is the graph which is portraying the product life cycle. We start the product, वो यहाँ से शुरू होता है, और इनिशियली उसकी माइनस में प्रॉफिट्स रहते हैं। सो इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपका जो सेल्स है वो बहुत कम होगा, धीरे 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 आपका सेल्स इंट्रोडक्शन स्टेज में बढ़ेगा। फिर एक स्टेज के बाद उसका एकदम सेल्स जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, जिसको हम ग्रोथ स्टेज कहते हैं। ये क्यों और कैसे बढ़ेगा, हर स्टेज के बारे में हम बात करेंगे तो आप समझ पाएँगे। उसके बाद आपकी एक स्टेज आ जाती है जब आपकी प्रोडक्ट जो है काफ़ी हद तक एक्सेप्ट हो जाता है मार्केट के अंदर, और लोग उसे खरीदते हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे आपकी सेल्स की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, एंड अ काइंड ऑफ अ स्टेबिलिटी कम्स हियर, which is depicted by the maturity or the saturation in the market about that product. And then slowly and steadily the product starts falling, the sales start falling, and it indicates that the product is now on the declining stage. So this is how it is depicted in the uh, figure form. And then coming on to the introduction stage. Now, why these stages are to be understood by the marketer is because हर स्टेज के अंदर strategies of marketing are different, and उस स्टेज को हैंडल करने का तरीका हमेशा डिफरेंट रहता है। सो इसलिए उस स्टेज को समझना, और ये सब सारी स्टेजेस को समझना, और ये समझना कि एक मार्केटर एक कंपनी के वेरियस प्रोडक्ट्स किस किस स्टेज पे
अभी इस समय काम कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू जो पीएलसी बनाई जाएंगी, सो दैट उस स्टेज को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हैंडल किया जाए। अगर वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो उसको ग्रोथ की तरफ पुश किया जाना चाहिए। अगर वो ग्रोथ है तो ग्रोथ को तो हम एक्सटेंड ही करेंगे, क्योंकि ग्रोथ इज समथिंग विच यू रियली वांट टू हैव इन एवरी प्रोडक्ट्स लाइफ। सो उसको मैच्योरिटी पे जाने से रोकेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच ही जाता है तो जितना मैच्योरिटी स्टेज को लेंथन किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसके बाद तो डिक्लाइन है। सो मैच्योरिटी स्टेज में हम कोशिश करते हैं उस स्टेज पे प्रोडक्ट को जितनी देर रख सकें उतनी देर रखें एज मार्केटर्स। एंड आफ्टर दैट इफ स्टिल द प्रोडक्ट कैन नॉट बी हैंडल्ड, और या जिससे ज़्यादा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ज़्यादा अगर वो इलांगेट नहीं हो पाती है तो डिक्लाइन स्टेज आ जाती है, राइट। सो बट हर स्टेज को मैनेज करना मार्केटर का काम है, इसीलिए उसको हर स्टेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और ये भी देखना ज़रूरी है कि किस स्टेज पे उसका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, right? So it is very important for the marketer to understand all the stages very well, and so that he can frame the effective strategies for that particular stage in which the product is lying, and then manage that stage very effectively and efficiently. So it is very beneficial for the company and for the marketers to understand the whole product life cycle, right? Again, I've told you, it depends on the nature of the product. Some products have a very short life cycle, some products have a very long life cycle, depending on the type of the product and the amount of money we invest in it. For example, if a person buys a house, so house will, of course, will not have a very small life cycles, very small life cycle. But nowadays if you see that people, what people are doing, they are selling their houses and buying new ones at very in a few years. So that means now in the case of houses also, the product life cycle has come into picture, right? So it depends on the time, the situation, the nature of the product, that the life cycle of the product is determined. Okay, so that is why the market forces, so marketer has to understand everything when he's trying to understand where is the stage of the product at particular point of time. Now, starting with the introduction stage. Introduction stage means that the product has just been introduced in the market, it has just been launched. It can be a new product wherein there is no competitor, or it can be a product which has competitors already in the market. It depends, right? तो आपने जब इंट्रोडक्शन करा है तो या तो आपका प्रोडक्ट एकदम नया होगा, या ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स अंदर आपके मार्केट के अंदर वेट कर रहे होंगे। बट जब भी आप एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका स्टेज क्या होगा? इंट्रोडक्शन स्टेज होगा कि आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया अपनी प्रोडक्ट लाइन में, अपने प्रोडक्ट मिक्स में एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड किया, या प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड किया, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज रहेगा, राइट। और इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर मार्केटर को किस तरीके की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन स्टेज है, प्रोडक्ट अभी अभी आया है, वो अपने एक्सेप्टेबिलिटी बनाना चाहता है, लोगों को ये इम्प्रेशन जाना चाहिए कि दिस प्रोडक्ट इज़ समथिंग न्यू एंड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो कहीं कोई नॉवेल्टी, कहीं कोई यूएसपी, कहीं कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर शुड बी देयर, सो दैट इन द इंट्रोडक्शन स्टेज द प्रोडक्ट गेन्स सम एक्सेप्टेंस। सो जब एक प्रोडक्ट एक मार्केट के अंदर आया है तो उसको अपनी एक पहचान बनानी है, लोगों के मन में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लानी है। कंज्यूमर्स को ये लगना चाहिए, अरे वाह, ये प्रोडक्ट आया है, दिस इज़ समथिंग न्यू, वी शुड ट्राई इट और वी शुड ट्राई टू यूज़ इट। सो इस तरीके का, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, अभी आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अभी आपको लोगों को ये बताना है कि प्रोडक्ट नया है बट ये आ चुका है। सो इस केस में आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो मेजरली अवेयरनेस या इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए रहती हैं। आप अभी बेसिकली ये बताना चाहते हैं लोगों को या कंज्यूमर्स को या मार्केट को कि प्रोडक्ट इज़ देयर इन द मार्केट एंड इट is available in the market as of now. So just to give the information that something new has entered into the market, you try to do as much as advertisement possible and as much awareness and as much information is given to the consumers without bothering about what is the product all about, what are its features and all. This is not the right time. This is the time to just make people understand there is something which has come in the market which is different from others or which has something new to offer. So the strategies for introduction stage would be, उस समय हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इकट्ठा नहीं लॉन्च करने चाहिए। प्रोडक्ट लाइन हमारी मिनिमम होनी चाहिए।
अगर हमने एक प्रोडक्ट लाइन अडॉप्ट की है तो उसके अंदर वेरिएंट्स कम होने चाहिए, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है। जब एक बार एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी तो हम उसके वेरियस वेरिएंट्स को ईजिली ऐड कर पाएंगे। देन आपको इंट्रोडक्शन स्टेज की एक दो बड़ी मेजर पॉलिसीज़ होती हैं, पेनिट्रेशन पॉलिसी एंड न्यू पेनिट्रेशन पॉलिसी होता है एक, और एक होता है स्किमिंग पॉलिसी। सो यही दो पॉलिसीज़ आपको प्राइसिंग को लेके यूज़ करनी है इंट्रोडक्शन स्टेज पे। और आपके जो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होगा, मेजर फोकस आपका इंट्रोडक्शन स्टेज पे इस पे रहना चाहिए, प्रमोशन एंड अवेयरनेस। प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप बहुत सारी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं, सो यू शुड पुट मोर एक्सपेंडिचर इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़, और बहुत ज़्यादा प्रमोशन और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करी जानी चाहिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, अभी आप सिलेक्ट सिटीज़ में या सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस को ही टारगेट करके आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, बिकॉज स्टिल यू आर नॉट अवेयर वेदर द प्रोडक्ट विल बी एक्सेप्टेड इन फुल ज़ील और नॉट, राइट। सो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर सबसे बड़ी ऑल दी स्ट्रैटेजीज वुड बी पर्टेनिंग टू 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। नाउ इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें हर चीज़ पे तो बड़ा कॉशियस रहना है, बट प्रमोशन में बहुत खुले दिल से प्रमोट करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज देनी है दैट दिस प्रोडक्ट इज़ नाउ इन द मार्केट। Okay, so these are the strategies for introduction stage. Now once this introduction stage once this introduction stage is crossed, because here slowly this once the product is accepted and the people start accepting the product, obviously there will be a growth in stage, but it will be a little slower. So ये धीरे धीरे जब ग्रोथ बढ़ती जाती है तो ये ग्रोथ फिर इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ स्टेज की तरफ एंटर करना शुरू कर देती है। सो जब हमें लगता है कि हाँ, अब हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज क्रॉस कर चुका है, अच्छी खासी सेल्स होनी शुरू हो गई है और हम ग्रोथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजीज अब डिफरेंट हो जाएंगी। So we come on to the growth stage. So growth stage is when your product has been accepted. Now what happens if it is a new product? आपका नया प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स आ चुके होंगे मार्केट के अंदर। और अगर आपका नया प्रोडक्ट नहीं है तो आपके कॉम्पिटिटर्स काफ़ी कॉम्पिटिशन अभी भी दे रहे होंगे आपको, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पर आपको इस समय काफ़ी ग्रो करना है। सो योर फोकस इज़ दैट नाउ दैट इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, कंज्यूमर्स को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया और उन्होंने उसको बाय करना भी शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे जिसमें हमारी सेल्स ग्रोथ होनी शुरू हो गई। सो वी रियलाइज दैट ओके, द मार्केट इज एक्सेप्टिंग अस एंड दे आर अवेयर अबाउट दिस प्रोडक्ट, नाउ वी वांट टू पुश इन द सेल्स। अब हम सेल्स को ज़्यादा अच्छे से तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं, तो उससे हमारी ग्रोथ स्टेज को बूस्ट मिलता है और हमें ग्रोथ स्टेज में एंटर कर जाते हैं। अब ग्रोथ स्टेज में जब हम एंटर कर गए कि हमारी काफ़ी से अब हम इक्वल टू द कॉम्पिटिटर्स या हमारे सामने कॉम्पिटिटर्स आ गए या हम कंपटीशन देना शुरू हो गए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को, तो अब हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं थोड़ी सी कंपटीशन ओरिएंटेड हो जाएंगी, क्योंकि अब हमें अपनी सेल्स को उनके सेल्स के कंपेयर में ग्रो करना है, राइट, बढ़ाना है सेल्स को। सो मार्केट शेयर बढ़ाना है, कंज्यूमर्स का न्यू टारगेट ऑडियंसेस को ऐड करना है, जिससे कि हमारी जो है ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। सो इसके अंदर हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी? अब हम, क्योंकि हमने शुरू में क्या करा, प्रोडक्ट लाइन ऑफ़र करी कम वेरिएंट्स के साथ, अब हम नए वेरिएंट्स, नए इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, नए चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ हमें पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट चलेगा या एक्सेप्ट हो गया या लोगों को पता चल गया या वो सेल्स वाली एरिया में आ गया। तो अब हम अपने वेरिएंट्स, प्रोडक्ट लाइन्स के अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल वेरिएंट्स या प्रोडक्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट्स कुछ भी करेंगे, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिले, लोगों को और चॉइसेस मिल जाएँ हमारे प्रोडक्ट के अंदर व्हेन दे आर ट्राइंग टू बाय द प्रोडक्ट। नाउ आप प्राइसिंग, बिकॉज़ नाउ दिस इज़ इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिशन ओनली। अब हमने कॉम्पिटिटर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट फीचर्स, डिस्टिंक्ट यूएसपीज़, डिस्टिंक्ट कुछ ऐसी चीज़ें लानी हैं जो
कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है और हमारा प्रोडक्ट को स्टैंड अलोन बनाती हैं। इसी तरह हमारी प्राइसिंग भी बड़ी कॉम्पिटिटिव बेस्ड रहेगी, कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए हम प्राइसिंग करेंगे अब, क्योंकि अभी हमें अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड करना है, अभी हमने ज़्यादा ग्रो करना है, अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचना है। तो हम अब हम अपनी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव बेस पे ले आएंगे। यहाँ पे हमने स्किमिंग और पेनिट्रेशन यूज़ किया था। तो दिस पॉलिसीज आई विल explain in the pricing policies, but now the pricing will shift to कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। सो इस जो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्राइसिंग होती है उसमें हम कंपटीशन का ध्यान नहीं रखते, हम केवल अपना प्रॉफिट शेयर का ध्यान रखते हैं। ठीक है, इतना हमें प्रॉफिट मिल जाए और हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाए। बट यहाँ पे अब हम कहते हैं कोई बात नहीं, प्रॉफिट कम हो जाए लेकिन हमारा मार्केट शेयर एक्सपैंड कर जाए और हम कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिशन दे पाएँ। देन वी स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रांड प्रेफरेंस। अब हमने अपने प्रोडक्ट के लिए चॉइस, प्रोडक्ट को एक चॉइस्ड प्रोडक्ट बनाना है, जिसको लोग पसंद करें, जिसको लोग प्रेफर करें, जिसको लोग चाहें दूसरों की कंपैरिजन में लेना। ठीक है, सो ये आपको ब्रांड प्रेफरेंसेस बिल्ड करनी है। देन you have to build the brand preferences. Then the new segments also have to be explored through promotional like campaigns. आपको नए segments, नए target audiences, इन सबको भी explore करना है। And you have to think about इंटेंसिव एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिलेक्टिव थी, लेकिन अब यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप अपना प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जहाँ, क्योंकि आप कस्टमर बेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपनी मार्केट्स बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ कस्टमर जाए उसको वो प्रोडक्ट एक्सेसिबल होना चाहिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट को छोड़ के कोई और खरीद लेगा। सो इसलिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बहुत सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसके अंदर करना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस यू कम ऑन टू द मैच्योरिटी स्टेज। जब ग्रोथ स्टेज काफ़ी देर तक चलती रहती है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे ग्रो करना प्रोडक्ट जो है वो बंद कर देता है और वो मैच्योरिटी की स्टेज पे एंटर कर जाता है। जब एक मार्केटर रियलाइज़ करता है कि अब ग्रोथ स्टेज का ख़त्म होने को आ रही है, हमने जितना ग्रो करना था कर लिया, अब हमारी सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा डिप आना शुरू हो जाएगा और वो सेल्स वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी जितनी तेज़ी से वो ग्रोथ स्टेज में बढ़ रही थी। सो दैट मीन्स वी हैव एंटर्ड अ मैच्योरिटी स्टेज वेयर आवर प्रोडक्ट हैज़ टच्ड द सैचुरेशन पॉइंट, नाउ इट इज़ मैच्योर्ड। जितना लोगों ने खरीदना था, जितनी टारगेट ऑडियंस बननी थी, जितनी मार्केट्स को टैप करना था हमने कर लिया, अब इससे आगे हम नहीं बढ़ पाएँगे, तो वो एक मैच्योरिटी स्टेज को हिट कर दें। इस स्टेज के अंदर स्ट्रैटेजीज़ क्या रहती है मार्केटर के लिए? मार्केटर के लिए स्ट्रैटेजीज़ रहती है कि अब क्योंकि वो प्रोडक्ट को या तो आप टोटली ओवरहॉल करें, या उसके नए मॉडल्स निकालें, या नए बिल्कुल नए तरीके से रीपोज़िशनिंग करके, रीब्रांडिंग करके प्रोडक्ट को नए तरीके से मार्केट में लाएँ। क्योंकि पुराने प्रोडक्ट को सब लोग यूज़ कर चुके हैं और उससे ज़्यादा वो नहीं करेंगे। So now you need to do some repositioning, some rebranding, or some remodeling of your product. It's not about adding new features now. It's about bringing a very big change in the product, which can again, give it a boost in the market, right? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सोप है, सोप था सिंथॉल। सो वो पहले नॉर्मली एज़ अ सोप बिकता था, लेकिन एक पॉइंट पे जब वो सैचुरेट हो गया तो उन्होंने पूरी तरीके से उसको रीपोज़िशन करके नए तरीके से उसको नए कवर में, नए स्टाइल में, नए कलर में लाके उसको रीब्रांड करने की कोशिश की, ताकि वो प्रोडक्ट वापस से एक्सेप्ट हो जाए मार्केट के अंदर। नाउ वेदर द प्रोडक्ट इज़ एक्सेप्टेड और नॉट is obviously it depends on the market and it depends on the consumer, but yes, that the company or the product can always be tried out. now उसके बाद आपकी प्राइसिंग अगेन कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा हो जाएगी, राइट? पहले तो कॉम्पिटिटिव इस तरह से थी कि कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के आप प्राइसिंग कर रहे थे। यहाँ पे आपको प्राइसिंग को और भी नीचे ले जाना है ताकि आपका प्रोडक्ट सस्टेन करता रहे, आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर किसी न किसी तरीके से एक्सेप्ट होता रहे, चाहे वो लो प्राइस करके हो, कैसे भी करके आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं प्राइसिंग में और आप इस समय प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका शेयर, मार्केट शेयर ना जो है सॉरी, मार्केट शेयर ना लूज़ होता जाए और जो आपका मार्केट शेयर है वो आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में रहे। So you have to be very very competitive in this, in as far as pricing is concerned in maturity stage. Now हाउ कैन यू, प्रमोशन आपका कैसा रहेगा इसमें? आपकी कैंपेन्स जो होंगी वो अब फीचर्स वगैरह को छोड़ के आपको इस तरह से शो करना है कि आपकी
जो ऑडियंस है वो आपके ब्रांड को शिफ्ट ना कर जाए। सो किसी भी तरह से आपको ब्रांड लॉयल्टी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। आपने प्रिविलेज्ड कस्टमर्स को कुछ ना कुछ ल्योर करने की ज़रूरत है। किसी तरीके से आपने अपने कैंपेन्स में ये रखना है कि जो आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, राइट? सो कैंपेन्स विल बी फोकसिंग ऑन द रिटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, रिटेंशन ऑफ द ऑडियंस, रिटेंशन ऑफ द मार्केट। देन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेन विल बी वेरी इंटेंसिव, क्योंकि जहाँ आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं मिला, वो प्रोडक्ट शिफ्ट कर देगा, वो ब्रांड शिफ्ट कर जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। नाउ डिक्लाइन स्टेज। नाउ व्हेन मैच्योरिटी स्टेज को जितना प्रोलॉन्ग करा जा सकता है, मार्केटर को करना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैच्योरिटी स्टेज जितनी लंबी खिंच जाए, उतनी ही बढ़िया है। लेकिन अगर वो नहीं खिंच पाती है, तो प्रोडक्ट जो है वो अपनी डिक्लाइन स्टेज में एंटर कर जाता है। इस स्टेज में आपको क्या करना है, क्योंकि अब अगर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आ ही गया, तो आपको प्रोडक्ट लाइन के अंदर अपने प्रोडक्ट्स जो नहीं अच्छा कर रहे हैं या जो डिक्लाइन स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनको निकाल देना चाहिए, प्रून कर देना चाहिए। प्रोडक्ट लाइन्स अगेन छोटी हो जानी चाहिए। वेरिएंट्स जो काम नहीं कर रहे, प्रोडक्ट्स जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किए थे वो नहीं ठीक से परफॉर्म कर रहे, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। बिकॉज अभी आपकी सस्टेनेंस का प्रॉब्लम है। अभी आप प्रॉफिट्स पे इतना नहीं, आपको सस्टेन करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि प्रॉफिट्स पे इतने नहीं आ रहे, आपकी सेल्स डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। देखिए, डिक्लाइन स्टेज में सेल्स डिक्लाइन कर रही हैं। अब तो सर्वाइवल का सवाल है। यहाँ तो फिर भी मेंटेन हो रहा था किसी तरीके से, जितना भी प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा था, लेकिन प्रॉफिट आ रहा था। बट डिक्लाइन स्टेज के अंदर आपकी जब सेल्स डिक्लाइन कर जाती हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी डिक्लाइन करेंगे। सो प्रॉफिट डिक्लाइन करने का मतलब है कि अब तो आपको सर्वाइवल का सवाल हो गया ना, आपको किसी तरह से ज़िंदा रहना है, प्रोडक्ट को ज़िंदा रखना है। सो आपको जितनी लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं या लॉस मेकिंग वेरिएंट्स हैं, उनको हटा दें, अपने प्रोडक्ट में वही रहने दें, प्रोडक्ट लाइन्स में वही रहने दें प्रोडक्ट्स जो कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं। देन आपकी प्राइसिंग एकदम स्टेबल होनी चाहिए, या प्राइस के अंदर मेजर कट्स आ जाने चाहिए, वन एक के साथ एक फ्री, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, ये सब चीज़ों से आप किसी भी तरह होल्ड करने की कोशिश करेंगे डिक्लाइन स्टेज को। देन प्रमोशन का एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट्स तो हैं ही नहीं। सो आप प्रमोशन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सिलेक्टिव प्रमोशन करेंगे। जहाँ जो प्रोडक्ट्स आपके प्रॉफिट दे रहे हैं, केवल उनको ही ज़्यादा प्रमोट करिए। जो बिल्कुल नुकसान पे चल रहे हैं, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लाइन। उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिलेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ घटती जा रही है, सेल्स घटती जा रही है, प्रॉफिट घटते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट जब बिक ही नहीं रहा, तो इसको इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो यू विल अडॉप्ट सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिक्लाइन स्टेज। नाउ डिक्लाइन स्टेज में बेसिकली आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से प्रोडक्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट अगर चला गया तो इमेज खराब होता है, राइट? कंपनी का इमेज खराब होता है। सो वो जितनी देर तक आप रख सकते हैं आप रखते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि अब तो ये बिल्कुल ही हमारे लिए एक एक लायबिलिटी बन गया है ये प्रोडक्ट, इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, इसके थ्रू हम कुछ भी प्रॉफिट तो क्या, अब हम इसको इनफैक्ट मनी देनी पड़ रही है, इसके ऊपर पैसा लगाना पड़ रहा है इसको सस्टेन करने के लिए। तो दैट इज़ द टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अबैंडनिंग द प्रोडक्ट, विच इज़ द लास्ट स्टेज। दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल। The marketers have to be very careful in this case, but there the stage comes when the product gets abandoned, right? Abandoned मतलब आप प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, वो मार्केट से बाहर कर देते हैं, वो मार्केट के से हमेशा के लिए चला जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेजेस थे, वो बहुत ही जल्दी निकल गए मार्केट के अंदर से। आपकी ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ आज की डेट में बिल्कुल मार्केट के अंदर नहीं है। अर्बन मार्केट्स में बिल्कुल नहीं नज़र आता। मे बी समवेयर इन रूरल मार्केट्स द बिग टीवीज़ व्हिच यूज्ड टू हैव ऑन टेबल्स आर नो मोर देयर। वी हैव हैंगिंग टीवीज़ व्हिच आर एलसीडीज़, एलईडीज़। एलसीडीज़ के बाद एलईडीज़ आ गए। सो जो मार्केट के अंदर से प्रोडक्ट निकल गए हैं, उनको हम कहेंगे वो अबैंडनमेंट स्टेज में आके मार्केट को छोड़ चुके हैं। और जो अभी भी सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, वो मैच्योरिटी स्टेज में गिने जाते हैं। सो इस तरह से मार्केटर को अपने प्रोडक्ट्स को लेके ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो किस स्टेज पे इस समय काम कर रहा है, और किस उस स्टेज को मैनेज करना और उसको इफ़ेक्टिवली देखना कि इस प्रोडक्ट स्टेज के अंदर जो इस प्रोडक्ट बैठा है, इसकी स्ट्रैटेजीज़ प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट की जाए अकॉर्डिंग टू द स्टेज। सो इसलिए जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, तो पीएलसी को बहुत ध्यान में रखा जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज को बहुत ध्यान में रखा जाता है, और उसको ध्यान में रख के ही अ, ये जो
मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं या मार्केटिंग पॉलिसीज़, प्लान्स हैं, वो बनाए जाते हैं, राइट? सो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एम्बेसडर कार, आपका ब्लैक एंड वाइट टीवी, आपकी ओल्ड वॉशिंग मशीन, देन सेमी ऑटो मैनुअल वॉशिंग मशीन, देन सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सो मैन वो पुरानी वाली वॉशिंग मशीन को आप कह सकते हैं अबैंडनमेंट स्टेज में है, वो तो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसको हम डिक्लाइन स्टेज पे ले सकते हैं, अज्यूमिंग समवेयर इन द रिमोट एरियाज और रूरल एरियाज इट इज़ स्टिल बीइंग यूज्ड। एंड ग्रोथ स्टेज के अंदर आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। सो इसी तरह जैसे नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें चली जाती हैं, और ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज़रूरी है एक मार्केटर के लिए अंडरस्टैंड करना। अब क्यों? देखिए यूज़फुलनेस क्या है? यूज़फुलनेस ये है कि इट इज़ अ वेरी पोटेंट प्लानिंग टूल, मार्केटिंग प्लानिंग टूल। इसके बेस पे हम बड़ी सारी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और अपनी मार्केटिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी हर स्टेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट के लिए अपनी पॉलिसीज़ और प्लान्स को पॉलिसीज़ और प्लान को टेलर कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम रैंडमली प्राइसिंग पॉलिसीज़ और बनाते जाएँगे। इफ़ दे आर नॉट पर्टिकुलरली मेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेज, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। सो एक पर्टिकुलर स्टेज पे क्या होना चाहिए, वो हमें समझ में आता है अगर हम पीएलसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और हम ये भी जान पाते हैं कि हर प्रोडक्ट का लाइकली सेल्स क्या होने वाला है, कितने प्रॉफिट वॉल्यूम्स होने वाले हैं, कितने कॉम्पिटिटर, क्योंकि वी आर एनालाइजिंग एवरीथिंग एट एवरी स्टेज। सो वी आर एबल टू हैव मोर डेटा ऑन द प्रोडक्ट, whether it is related to sales, profit volumes, enter of the competitors, pricing strategies, सब चीज़ों के बारे में हम बहुत क्लियर होते हैं। और इसलिए पीएलसी हमें बहुत हेल्प करता है कि हम हर पी को लेके अपना जो पी को लेके जितना भी हमें एलिमेंट उसका डालना है, जिस तरीके से डालना है, वो बहुत बढ़िया तरीके से उसके अंदर स्ट्रैटेजाइज़ कर पाएँ, राइट? लेकिन लिमिटेशन क्या है कि इट इज़ ये थोड़ा-सा असम्पशन बेस्ड है, क्योंकि अज़्यूम करना एक प्रोडक्ट को कि ये स्टेज में है, वी आर जस्ट अज़्यूमिंग, देयर इज़ नो आई मीन इट इज़ नॉट टोटली ऑन रैशनल बेस्ड और रैशनैलिटी बेस्ड और डेटा बेस्ड। सो प्रिस्क्रिप्टिव है, मतलब बताया गया है थियोरेटिकली कि ऐसा कर सकते हैं आप। और एक स्टेज को असेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हेन शुड यू से दैट ओके माय इन प्रोडक्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन स्टेज हैज़ मूव ऑन टू द ग्रोथ स्टेज, और फ्रॉम ग्रोथ स्टेज हैज़ मूव ऑन टू द मैच्योरिटी स्टेज। ये थोड़ा-सा आर्बिट्रेरी रहता है, वी आर गोइंग बाय असम्पशंस। एंड ऑफ कोर्स पीएलसी को हमने सिर्फ प्रोडक्ट को देख के पीएलसी के बारे में बात की, लेकिन प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर्स और भी रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर के टेस्ट एंड फैशन बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। हम सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अच्छी रहेगी, लेकिन सडनली इतना बड़ा चेंज आ जाता है। जैसे आज के डेट में आपकी एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसके चलते हमें लगता है इतनी जल्दी स्पीड से चेंजेस आने वाले हैं कि हमारी जो पीएलसी हमने जो अज्यूम की थी कि ये 10 साल तक चलेगा, वो हो सकता है साल 2 साल में वाइप आउट हो जाए। सो बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और बहुत सारे मार्केट कंडीशंस जो हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल पे में रोल प्ले करते हैं। सो ये थोड़ा-सा इसका लिमिटेशन है, बट अदरवाइज़ येस, इट हैज़ पीएलसी हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, एंड इट हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द product's life cycle and understanding the way the product is moving in the market, and how and the way it has to be pushed into the growth stage or maybe abandoned. So it still has its utility and is being used by the marketers and by the companies to their full extent, and to strategize well in the market. So this is all for product life cycle. And I would just put a question to you, that if you can identify a few products in the stage of introduction, in the stage of growth, in the stage of maturity, and in the stage of decline, as well as abandonment. So if you know some of these, you can put them in the comment box, and then we can discuss about it in the comment box. So thank you so much for listening to me, and have a nice day ahead. Be happy, spread good vibes. Thank you so much.